हाय, अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा। हम देखेंगे कि उसने ऐसे कौन कौन से काम किए जिसको सोच के ही दिल दहल जाता है। इस चैप्टर में हम हिटलर के राइज को देखेंगे और पॉलिटिक्स ऑफ नाजिज्म के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि उस समय औरतों और बच्चों की क्या स्थिति थी और हिटलर जो है वो कंसंट्रेशन कैंप का किस लिए यूज करता है। ये जो हम राइज ऑफ नाजिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं ये कुछ स्पेसिफिक घटनाओं और मौत की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये जो है वो अलग अलग लेवल पर चलने वाली एलाबोरेटेड और दिल को दहला देने वाली सिस्टम की कहानी है। तो चलिए फिर चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। पर उससे पहले आइए हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेलमत की स्टोरी की। तो हम हेलमत की स्टोरी की इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट हो रहा है उस समय से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और डर का माहौल चारों तरफ है। और इसी डर के माहौल में एक जर्मन बॉय जिसका नाम हेलमत था वह अपने फादर को अपनी मदर से यह कहते हुए सुनता है कि अब समय आ गया है कि या फिर उसे सुसाइड कर लेना चाहिए या अपने पूरे फैमिली को मार देना चाहिए। तो हम देखेंगे कि वो ऐसा क्यों कहते हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें पूरा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। और इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक का। इसमें हम देखेंगे कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत सालों में जर्मनी जो है एक पावरफुल एम्पायर था। उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर एलाइज राष्ट्र जो कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे उनके खिलाफ पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था। तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या सोचकर लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद हम बात करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए थे उसका क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे वे दोनों ही रेडिकल सॉल्यूशन के लिए आवाज उठाने लगे। और जब 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो ये जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था इसको और बल मिला। तो हम देखेंगे कि इसके चलते क्या अंजाम सामने आए। इसके बाद हम बात करेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन की। इसमें हम देखेंगे कि यूएसए में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गया था 1929 में, तो जो क्राइसिस आई थी उसका जो है क्या असर देखने को मिले। इन सब के बाद हम हिटलर्स राइज टू पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्राइसिस आया था इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में, इसी ने बैकग्राउंड तैयार किया था हिटलर के राइज होने में। तो इसमें हम हिटलर के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि उसने जो है ये पावर जो है अपना राइज कैसे किया। इसके बाद हम बात करेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम देखेंगे कि जब हिटलर को पावर मिल गया तो उसने जो है डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया। इसके बाद हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन की। इसमें हम देखेंगे कि हिटलर ने इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए क्या स्टेप लिए। इस सब के बाद हम नाजी के वर्ल्ड व्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो नाजी का आइडियोलॉजी था और हिटलर का वर्ल्ड व्यू था वो दोनों ही एक था और जो क्राइम नाजी ने किए वो लिंक था एक सिस्टम ऑफ बिलीफ से और एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से। इसी में हम बात करेंगे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। इसमें हम देखेंगे कि पावर में आने के बाद नाजी ने जो है अपने ड्रीम को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। उसका ड्रीम था कि वो एक ऐसा रेशियल कम्युनिटी बनाएगा जिसमें प्योर जर्मन हो और इसके लिए जो है वो उन लोगों को फिजिकली एलिमिनेट कर देगा जो कि अनडिजायरेबल है। तो हम देखेंगे कि अनडिजायरेबल का मतलब वे लोग क्या मानते थे। इसके बाद हम बात करेंगे द रेशियल यूटोपिया का। इसमें हम देखेंगे कि युद्ध के साये में ही नाजी जो है वो अपने कातिलाना रेशियल जो आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहते थे उसके निर्माण में लग गए। तो इसके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कौन सा प्लेस यूज किया और वहां पर क्या क्या इंतजाम किए गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स टू डेथ की। इसमें हम देखेंगे कि जिन लोगों को वे लोग अनडिजायरेबल समझते थे उन लोगों को साइड में ले जाके वे लोग कैसे खत्म करते थे।
इन सब के बाद हम बात करेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी। इसमें हम देखेंगे कि हिटलर जो है वो कंट्री के यूथ में काफी इंटरेस्टेड था। उसका मानना था कि नाजी सोसाइटी को तभी एस्टेब्लिश अच्छे से किया जा सकता है जब हम चिल्ड्रन को नाजी आइडियोलॉजी सिखाएं। तो हम देखेंगे कि नाजिज्म के अंदर में स्कूल्स में क्या हुए। इसके बाद हम बात करेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इसमें हम देखेंगे कि जो चिल्ड्रन थे नाजी जर्मनी में, उन्हें बार बार ये याद दिलवाया जाता था कि जो वुमेन होती है वो मेन से अलग होती है। इसलिए उन्हें समझाया जाता था कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इक्वल राइट ऑफ मेन और वुमेन के लिए, ये गलत है और ये जो है वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी तरह इसमें हम और देखेंगे कि बॉय और गर्ल को क्या क्या सिखाया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। इसमें हम देखेंगे कि नाजी जो है अपने द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बचाव के लिए लैंग्वेज और मीडिया का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया था। इन सब के बाद हम देखेंगे कि जो ऑर्डिनरी लोग थे वे क्या सोचते थे इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। तो इसमें हम हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे नाजी किलिंग ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे हेलमुथ के स्टोरी के बारे में। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और डर का माहौल चारों तरफ था। तो 1945 के स्प्रिंग में हेलमुथ नाम का जो एक लड़का है जिसकी उम्र 11 साल है, वो जो है बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था। तभी जो है उसके माता पिता की जो आवाज है वो दबी दबी सी सुनाई दी। फिर उसने कान लगाकर उनकी बातचीत जो है वो सुनने की कोशिश की। उसके माता पिता जो है वो किसी गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुथ के जो पापा थे, मतलब जो फादर थे, वे जाने माने फिजिशियन थे। उस वक्त वे जो है उसकी माँ से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें जो है अपने परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले ही सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें जो है अपना फ्यूचर जो है वो काफी संकट में दिखाई दे रहा था। वे काफी घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब जो है एलाई जो है उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि उन्होंने अपाहिजो और ज्यूज के साथ किया था। अगले ही दिन वे हेलमुथ को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुथ जो है अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के साथ पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त जो है वो खेलने कूदने में बिताया। बाद में आगे जाके कुछ समय बाद हेलमुथ के फादर ने अपने दफ्तर में ही, मतलब ऑफिस में ही, खुद को गोली मार ली। हेलमुथ की यादों में अभी भी वो पल जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी हुई वर्दी को घर में ही जला दिया गया था। हेलमुथ ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ वो उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 सालों तक वो घर में एक कौर भी खाना नहीं खा पाया, क्योंकि उसे जो है हर समय यही डर सताता रहता था कि कहीं जो है उसकी माँ जो है उसे जहर ना दे दे। यह सब देख के हेलमुथ को शायद समझ में ना आया होगा, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पिता जो है एक नाजी थे। वे जो है एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। आप में से कई बच्चे जो हैं वो नाजी और उसके जो लीडर हिटलर था उसके बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जो है वो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था और वो जो है पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने जो है ज्यूज को मरवाया था। लेकिन नाजिज्म जो है वो इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह जो है वो वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के बारे में एक सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज था। तो आइए हम समझने की कोशिश करें कि नाजिज्म का मतलब क्या है। इस सिलसिले में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हेलमुथ के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी और वे किस चीज से डरे हुए थे। तो 1945 के मई में जर्मनी ने एलाइज के सामने समर्पण कर दिया, क्योंकि हिटलर को यह अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है।
इसलिए हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जिनका नाम था ग्लोबल्स, उन्होंने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। तो युद्ध खत्म होते ही न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल स्थापित की गई। इस अदालत को पीस के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए जो नाजी बंदी थे उन पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं दूसरी तरफ युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर सवाल खड़े हुए और उसके जो कार्य थे, मतलब जो एक्ट थे, उसकी दुनिया भर में गहरी निंदा हुई। तो आइए जानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साये में जर्मनी ने जनसंहार मतलब जेनोसाइड शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास किस्म के जो ग्रुप थे उनके लोगों को एक साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में मारने लगे। इन मारे गए लोगों में 6 मिलियन ज्यूज थे, मतलब 60 लाख जो है वो ज्यूज थे, 2 लाख जो है वो जिप्सीज थे और 1 मिलियन मतलब 10 लाख जो है वो पोलिश सिविलियन थे। इसके साथ साथ 70,000 जो है वो जर्मन्स थे जिन्हें मेंटली और फिजिकली डिसेबल माना जाता था। इन सबको एक साथ मारा गया। इनके अलावा न जाने कितने ही पॉलिटिकल अपोनेंट को भी मौत की नींद सुला दी गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, मतलब कि जो किलिंग सेंटर है वो बनाए गए, जहां पर जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। इन सब के बावजूद न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 नाजी को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस चीज को देख के हम एक बात तो कह ही सकते हैं कि नाजी को जो है वो सजा तो मिली, लेकिन जो सजा उन्हें दी गई वो उनके द्वारा किए गए क्राइम के मुकाबले बहुत ही छोटी थी। उन्हें सजा इसलिए कम दी गई क्योंकि जो एलाइज थे वे नहीं चाहते थे कि जर्मनी पर बहुत ही ज्यादा कठोर दंड दिया जाए। उन्हें सजा कम इसलिए दी गई क्योंकि असल में एलाइज जो थे वे जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जैसा कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर थोपा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिर में जर्मनी पर बहुत ही कठोर दंड थोपा गया था, जिससे उनके जो लोग थे वे बहुत ही बुरे अनुभव से गुजरे थे, जिसने नाजी जर्मनी के राइज में योगदान दिया था। तो फिर वे ऐसा नहीं चाहते थे। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन पर क्या थोपा गया था और ये कैसे कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो अब हम बात करेंगे बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। तो 20वीं सेंचुरी की शुरुआती सालों में जर्मनी जो है एक पावरफुल एम्पायर था। उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर एलाइज, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे, उनके खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था, जो कि 1914 से लेके 1918 तक चला था। दुनिया की सभी जो बड़ी शक्तियां थी यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्द ही जीत मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि यह युद्ध जो है, मतलब यह जो वार है, यह इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को इकोनॉमिक दृष्टि से देखे तो निचोड़ कर रख देगा। तो इस वार में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में काफी सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब यूएस भी जो है वो एलाइज में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिल गई और आखिरकार नवंबर 1918 में जो सेंट्रल पावर थी उनको हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। इंपेरियल जर्मनी के हारने और इंपेरर के अपने पद को त्यागने से वहां की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उनको जर्मन पॉलिटी को एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध हो गया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक नेशनल असेंबली की सभा की बैठक बुलाई गई और फेडरल स्ट्रक्चर पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया।
नई व्यवस्था में जर्मन पार्लियामेंट, जिसे राइक्सटैग भी कहा जाता है, उसके लिए डिप्टीज को इलेक्ट किया जाने लगा और उनको इलेक्ट करने के लिए सभी एडल्ट, जिसमें औरतें भी शामिल थी, उनको बराबर तरीके से वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये जो नया रिपब्लिक बना था, ये खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को भी रास नहीं आ रहा था और उसकी एक वजह यह थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हारने के बाद जो देश जीते थे, उन्होंने उस पर बहुत ही कठोर शर्तें थोप दी थी। जो पीस ट्रीटी वर्साई में एलाइज के साथ हुई थी, वह जो है जर्मनी की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा कठोर था, इसके साथ साथ अपमानजनक भी था। इस ट्रीटी के कारण जर्मनी ने अपने ओवरसीज कॉलोनीज को खो दिया, जिसमें 1/10 ऑफ पॉपुलेशन थे, 13% उसके टेरिटरीज थे, 75% जो है उसके आयरन थे और 26% जो है कोल थे। और इन सब को उसे जो है फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को सौंपना पड़ा। इन सब के बावजूद एलाइज का मन नहीं भरा और उसने उसकी रही सही ताकत को खत्म करने के लिए उसकी सेना को भी डिमिलिटराइज कर दिया, मतलब बिना सेना का बना दिया। इतना झेलने के बाद भी वार गिल्ड क्लाउज के तहत युद्ध का जो कारण था उस पर थोप दिया गया और सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और इसके एवज में उस पर 6 बिलियन जो पाउंड है उसका जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा रिसोर्स रिच जो राइनलैंड था, उस पर भी 1920s के दशक में जो ज्यादातर एलाइज थे उनका ही कब्जा रहा। इस ट्रीटी को मानने के कारण बहुत सारे जर्मन ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए उस अपमान के लिए भी वाइमर रिपब्लिक को ही जिम्मेदार ठहराया। तो आइए अब हम देखते हैं कि वार का जो है क्या असर देखने को मिला। तो इस वार ने इंटायर कॉन्टिनेंट को साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीके से तोड़कर रख दिया। यूरोप, जो कि कल तक कर्ज देने वाला कॉन्टिनेंट कहलाता था, आज जो है युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का कॉन्टिनेंट बन गया और अनफॉर्चुनेटली ओल्ड अंपायर द्वारा किए गए अपराधों का जो हर्जाना था, वो नया नया जो अभी वाइमर रिपब्लिक आया था उससे वसूल किया जा रहा था। इस रिपब्लिक को वार गिल्ट और नेशनल ह्यूमिलिएशन का जो बर्डन था उसको तो उठाना ही पड़ा, उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी जो है ये अपाहिज बन चुका था। जिन लोगों ने भी वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया था, जिनमें से थे सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक, वे जो है अब इजी टारगेट बन गए थे कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल में। अब जो है नवंबर क्रिमिनल कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस माइंडसेट का 1930s के दशक के शुरुआती पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर काफी गहरा असर पड़ा। आइए इसे देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी पर एक गहरा छाप छोड़ा था। सोल्जर्स को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। पॉलिटिशियन और पब्लिसिस्ट जो है इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक मतलब कि एग्रेसिव, ताकतवर मतलब कि स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन मतलब मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। वही मीडिया जो है वो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि सोल्जर्स जो है इन ट्रेंचेज में बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे थे। वे जो है लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। इसके अलावा वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। वहीं एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर जो है वो पब्लिक स्पेयर में सेंटर स्टेज लेने लगा और अभी हाल ही में आए कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को पॉपुलर सपोर्ट मिलने लगा। उस वक्त डेमोक्रेसी जो है एक नया और बहुत ही नाजुक जो है आइडिया था, जो कि दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में पूरे यूरोप में फैली जो इनस्टेबिलिटी थी उसका सामना नहीं कर सकता था। तो ये तो हमने वार के असर देखे।
अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की और इकोनॉमिक क्राइसिस की। तो जिस समय वाइमर रिपब्लिक की स्थापना हुई उसी समय रसिया में हुई बोल्शेविक रेवोल्यूशन की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टसिस्ट लीग जो है अपने रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में वर्कर्स और सेलर्स की सोवियतें बनाई गई। वहीं बर्लिन के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में सोवियत स्टाइल की जो गवर्नेंस है उसकी डिमांड होने लगी। इस चीज को जो लोग अपोज कर रहे थे जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक जो है वो वाइमर में मिले और इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना का फैसला लिया गया और आखिरकार वाइमर रिपब्लिक ने पुराने सैनिकों के फ्री कॉर्प्स नामक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस विद्रोह को कुचल डाला। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टसिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और जब हिटलर के खिलाफ उन्हें खड़ा होना था तो वे एक साथ एक मंच पर नहीं आ सके। वहीं दूसरी तरफ रिवॉल्यूशनरीज और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे उनमें जो है रेडिकल सॉल्यूशन की डिमांड बढ़ने लगी। इन सब के बीच पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को 1923 में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया था उससे और बल मिला। जर्मनी ने जो है पहला विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद गोल्ड में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जो गोल्ड रिजर्व थे वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना दोनों जो है वो चुकाने से इनकार कर दिया और इसके जवाब में फ्रेंच जो है उसने लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया जो है जर्मनी का उस पर कब्जा कर लिया जिसका नाम रूर था। यह जो है वो जर्मनी के विशाल कोल भंडारों वाला इलाका था। इसके जवाब में जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध पैसिव रेसिस्टेंस के रूप में बड़े पैमाने पर करेंसी जो है वो छापना शुरू कर दिया। जर्मन गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर जो है वो करेंसी छाप दी कि उसकी जो करेंसी मार्क थी उसका जो वैल्यू था वो तेजी से गिरने लगा और इसका नतीजा यह सामने आया कि अप्रैल में जो है वो एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी वो 24,000 मार्क के बराबर थी जो कि जुलाई में जाके 3,53,000 मार्क पर हो गई और ये सिलसिला यहाँ ही खत्म नहीं हुआ और अगस्त पहुंचते पहुंचते 46,21,000 मार्क हो गया और इसकी स्थिति जो है बद से बदतर तब हो गई जब दिसंबर में जो है वो 9,88,00,000 और 60,000 मार्क के बराबर हो गई थी। तो हम देख सकते हैं कि जर्मनी का जो करेंसी था वो डॉलर के मुकाबले कितना गिर चुका था। आगे जाके जैसे जैसे मार्क की जो वैल्यू है वो गिरती गई जरूरी चीजों की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इमेजेस में जो है वो जर्मन्स को ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। इन सब के चलते जो जर्मन समाज था वो दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दे दिया गया। जब कीमतें जो हैं बेहिसाब बढ़ जाती है उस स्थिति को ही हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। फाइनली हम आगे जाके देखते हैं कि जर्मनी को जो है इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कदम उठाए। इसके लिए अमेरिका ने डॉस प्लान बनाया। इस प्लान में जर्मनी के फाइनेंशियल बर्डन को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तें जो थी उसको दोबारा तय कर दिया गया। तो इस तरह से अमेरिका ने जर्मनी को थोड़ी सी राहत दी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन की। तो 1924 से 1928 तक जर्मनी में जो है कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिली, लेकिन ये स्टेबिलिटी जो है वो देखने से लग रही थी कि मानो जो है यह सैंड पर खड़ी है। जो जर्मन इन्वेस्टमेंट था और इंडस्ट्रियल रिकवरी था वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था उन लोन्स पर जो कि यूएसए उसे प्रोवाइड कर रही थी।
लेकिन जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो कि शेयर बाजार था वो क्रैश हो गया तो जर्मनी को जो मिल रही थी मदद वो रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग जो है वो धड़ाधड़ अपने शेयर जो है बेचने लगे और बेचने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर जो है वो बेच दिए गए थे। यह जो है वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी और इसके चलते 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की जो नेशनल इनकम थी वो केवल आधी रह गई। इसके अलावा फैक्ट्रियां जो है वो बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट जो है वो गिरता जा रहा था, किसानों की जो हालत थी वो खराब थी और जो स्पेकुलेटर्स थे मतलब कि जो सट्टेबाज थे वो बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। यूएस इकोनॉमी में आई इस रिसेशन का जो असर है वो दुनिया भर में महसूस किया गया और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से सबसे बुरा जो प्रभाव है वो जर्मन इकोनॉमी पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया था। वर्कर्स जो हैं या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या जो उनका वेज था वो काफी गिर चुका था और आगे जाकर बेरोजगारों की जो संख्या थी वो 6 मिलियन मतलब 60 लाख तक जा पहुंची और इसके चलते जर्मनी की जो सड़कें हैं उस पर ऐसे लोग बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे जो कि एक बोर्ड जो है वो गले में टांग के उस पर लिख देते थे कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता था वे जो है या तो ताश खेलते हुए पाए जाते थे या फिर कॉर्नर्स पर झुंड लगाए हुए रहते थे या फिर कहीं रोजगार के जो दफ्तर होते थे उसके बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े हुए पाए जाते थे। और आगे जाके हम देखते हैं कि जैसे जैसे रोजगार जो है वो खत्म हो रहे थे जो यूथ है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त पाए जा रहे थे और चारों तरफ जो है वो गहरी हताशा का माहौल था। इकोनॉमिक क्राइसिस ने जो है वो लोगों में गहरी बेचैनी और डर जो है वो पैदा कर दिया था। मिडिल क्लास और स्पेशली जिन्हें सैलरी मिलती थी या फिर जो पेंशनर थे उनकी जो सेविंग थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस बर्बाद हो जाने से जो बिजनेसमैन थे छोटे छोटे या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे और जो रिटेलर थे वो बुरी तरह से खराब स्थिति में थे। सोसाइटी के इस सेक्शन के लोगों को प्रोलेटेरिनाइजेशन का डर जो है वो सताने लगा। मतलब उन्हें जो है यह डर सताने लगा कि यही स्थिति अगर कायम रही तो एक दिन वो जो है वो वर्कर बनकर रह जाएंगे या फिर यह हो सकता है कि उनके पास भी कोई रोजगार न रह जाए। इस खराब स्थिति में ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो थे वही एक केवल थे जिनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। लेकिन बेरोजगारों की फौज बढ़ने के कारण उनकी जो मोल भाव की क्षमता थी वो भी जो है अब कम होने लगी थी। इस समय बिग बिजनेस जो है वो संकट में था और किसानों का एक बहुत बड़ा जो वर्ग था वह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो कीमतें थी उसके बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। यूथ को जो है अपना फ्यूचर जो है वो अंधेरे में दिखाई दे रहा था और अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल जो औरतें थी उनका दिल भी डूब रहा था। इस समय अगर हम पॉलिटिकली भी देखें तो वाइमर रिपब्लिक जो है एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से वो कभी भी अनस्टेबिलिटी और डिक्टेटरशिप का जो शिकार है वो बन सकता था। इनमें से एक कमी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना मतलब मेजॉरिटी मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट ही पावर में आ रही थी। वहीं अगर हम दूसरी समस्या की बात करें तो वो आर्टिकल 48 की वजह से थी जिसमें प्रेसिडेंट को जो है वो इमरजेंसी लागू करने, सिविल राइट को सस्पेंड करने और अध्यादेशों मतलब कि ऑर्डर के जरिए जो है वो शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। इसके चलते अपने छोटे से जीवन काल में ही वाइमर रिपब्लिक का जो शासन था 20 डिफरेंट कैबिनेट के हाथों में रहा
और उनकी एवरेज लाइफ जो है वो 239 डेज से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान आर्टिकल 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन सारे चालाकियों के बावजूद जो है वो संकट दूर नहीं हो पाया और इस कारण जो है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोगों का विश्वास जो है वो खत्म होने लगा, क्योंकि वह जो है उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं खोज पा रहा था। इसी स्थिति में हम देखेंगे कि हिटलर जो है वो पिक्चर में आता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हिटलर्स राइज टू पावर। तो इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में जो क्राइसिस आ गया था, इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता जो है वो साफ कर दिया। तो अगर हम हिटलर की बात करें तो 1889 में ऑस्ट्रिया में वो जन्म लिया और उसका जो बचपन था वो बेहद गरीबी में गुजरा। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ही उसने जो है अपना नाम आर्मी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद फ्रंट पर उसने जो है मैसेंजर का काम किया। उसके बाद कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने जो है मेडल भी हासिल किए। जब जर्मन सेना हार गई तो इस चीज ने उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई का जो ट्रीटी था उसने तो उसे आग बबूला कर दिया। इसके बाद 1919 में उसने जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से एक छोटे से ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे उसने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और उसे जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में जो है नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। पार्टी पर अच्छे से कंट्रोल होने के बाद 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। हालांकि इन योजनाओं में जो है वो सफल नहीं हो पाया और उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे रिहा कर दिया गया। नाजी खेमा जो है वो 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को जो है बड़े संख्या में अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हम देखते हैं कि नाजिज्म जो है वो एक जन आंदोलन मतलब कि मास मूवमेंट का रूप जो है वो ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि 1929 के बाद जो है बैंक कोलैप्स कर गया था, काम धंधे जो है वो बंद होते जा रहे थे, मजदूर जो है वो बेरोजगार हो रहे थे और जो मिडिल क्लास है वो लाचारी और भुखमरी का जो उसका डर है उनको सता रहा था। इस सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा जो है उसने लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई। हालांकि 1928 में रिचस्टैग में जब जर्मन पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन करवाए गए तो नाजी पार्टी को जो है वो 2.6% से ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% जो है वोट मिले। इतनी अच्छी बढ़ोतरी का मेन कारण ये था कि हिटलर जो है वो एक पावरफुल स्पीकर था। उसका पैशन और वर्ड्स जो है वो लोगों को हिला कर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली देश बनाने की बात करता था। इसके अलावा वर्साई ट्रीटी में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध के बारे में भी बात करता था और इसके साथ ही जर्मन पीपुल की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको वापस दिलाने की बात भी करता था। उसका वादा था कि वो जो है बेरोजगारों को एम्प्लॉयमेंट देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य मतलब फ्यूचर देगा। उसने आश्वासन दिया कि वो जो है देश को फॉरेन इन्फ्लुएंस मतलब कि विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों मतलब कि फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसी है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस तरह हिटलर ने जो है न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की शैली रची थी। वह रिचुअल की सिग्निफिकेंस और मास मोबिलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत अच्छे से समझता था। इसलिए हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजी ने जो है बड़ी बड़ी रैलियां और पब्लिक मीटिंग जो है आयोजित की। इसके अलावा लाल झंडे पर स्वास्तिक का निशान, नाजी सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट जो है ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी।
नाजी ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक सेवियर, एक ऐसा व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया है। एक ऐसे समाज को यह इमेज जो है बेहद आकर्षित दिखाई देती थी, जिसकी डिग्निटी और प्राइड मतलब कि प्रतिष्ठा और गर्व जो है उसका एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि हिटलर ने अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाने के लिए प्रोपेगेंडा का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए देखते हैं कि हिटलर ने डेमोक्रेसी को कैसे खत्म कर दिया। तो 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का, वह ऑफर किया। तब तक नाजी पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने जो है वो डेमोक्रेटिक रूल के जो स्ट्रक्चर थे उसको डिसमेंटल कर दिया। इसके बाद जब फरवरी मंथ में जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में रहस्यमय तरीके से आग लग गई तो उसने जो है उसका रास्ता और आसान कर दिया और इसके चलते 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अपने फायर डिक्री के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली जैसे सिविक राइट को जो है अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने जो है अपने कट्टर दुश्मन कम्युनिस्ट पर निशाना साधा। ज्यादातर जो कम्युनिस्ट थे उनको रातों रात कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप जो है वो एक ऐसा स्थान था जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद करके रखा जाता था। यह कैंप जो है वो बिजली का करंट दौड़ते हुए कटीले तारों से घिरे रहते थे। तो इस तरह से कम्युनिस्ट को जो है बहुत ही सीवियर तरीके से रिप्रेस किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूस लडोर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 जो है सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाजी ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया बल्कि उसने जो है 52 किस्म के लोगों को निशाना बनाया था। आगे हम देखते हैं कि 3 मार्च 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट जो है पास किया गया। इस एक्ट के जरिए जर्मनी में बाकायदा डिक्टेटरशिप स्थापित कर दी गई। इसने हिटलर को वो सारे पावर दिए जिसके चलते उसने पार्लियामेंट को साइडलाइन करके डिक्री के थ्रू रूल चलाया। मतलब इस कानून ने हिटलर को जो है केवल अध्यादेशों के जरिए ही शासन चलाने का अनकंट्रोल्ड पावर प्रदान कर दिया। यह पावर आते ही नाजी पार्टी और उसके संगठनों को छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया गया। अब जो है स्टेट ने कंप्लीट कंट्रोल स्थापित कर लिया इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी पर। इन सब के बाद भी उनका मन नहीं भरा और उन्होंने पूरे समाज को नाजी के हिसाब से कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करने के लिए विशेष निगरानी और सिक्योरिटी फोर्सेस को गठित किया। इसके अलावा पहले से मौजूद ग्रीन यूनिफॉर्म में जो पुलिस थे और जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, उनके अलावा गेस्टापो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, एसएस जो कि प्रोटेक्शन स्क्वाड था, उसके अलावा क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस थी, उसका भी गठन किया गया। इन न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को जो है बेहिसाब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी स्टेट को एक खूंखार क्रिमिनल स्टेट का इमेज प्राप्त हुआ। अब जो है गेस्टापो के टॉर्चर चैम्बर में किसी को भी बंद किया जा सकता था। इसके अलावा किसी को भी कंसंट्रेशन कैंप में भेज सकते थे और जरूरत पड़ने पर किसी को भी देश निकाला दिया जा सकता था या फिर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पुलिस फोर्सेस को बहुत ज्यादा पावर दिया गया था बिना किसी डर के। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन की। इसमें हम देखेंगे कि हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी के लिए क्या क्या कदम उठाए।
तो हिटलर ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने की जो जिम्मेदारी है वो इकोनॉमिस्ट हॉलमार साख्त को सौंपी, जिसने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार कार्यक्रम के जरिए फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार जो थी फॉक्सवैगन देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इस पर भी हिटलर को फॉरेन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया और वन पीपुल वन एम्पायर वन लीडर इस नारे के जरिए जो है उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे जो है इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिलता रहा, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की जो ट्रीटी थी उसके नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की जो नियति है अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर जो है यहीं नहीं रुका। हालांकि साख्त ने जो है हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट जो है अभी भी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाजी जर्मनी में कॉशियस पीपुल के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए साख्त को जो है उनके पद से हटा दिया गया और हिटलर ने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह जो है टेरिटरी को विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो है इकट्ठा करना चाहता था। इसी एम को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी की वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी जो है उसका युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड के युद्ध में आने के कारण सितंबर 1940 में एक त्रिपार्थित पैक्ट जो है वो साइन किया गया जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। इस पैक्ट ने इंटरनेशनली हिटलर का जो दावा है उसको और मजबूत कर दिया। इसके बाद यूरोप के ज्यादातर देशों में जो है नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली जो सरकारें हैं उसको बिठा दी गई, जिसके चलते 1940 के अंत में हिटलर जो है अपनी ताकत के शिखर पर था। इतनी पावर आ जाने के बाद हिटलर ने जो है अब सारा ध्यान ईस्टर्न यूरोप को जीतने में लगा दिया। वह जो है जर्मन्स के लिए फूड सप्लाई और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था और इसके लिए उसने जून 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, जो कि एक हिस्टोरिक ब्लंडर जो है आगे जाके साबित हुआ। इस बेवकूफ़ी के कारण जर्मन वेस्टर्न फ्रंट पर जो है ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग के चपेट में आ गए। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पर जो है सोवियत आर्मीज जो है जर्मन को नाको चने चबा रही थी और आगे जाकर सोवियत रेड आर्मी ने जो है स्टालिनग्राड में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सोवियत रेड आर्मी जो है यहीं नहीं रुके और पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में जो है वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगले हाफ सेंचुरी के लिए समूचे ईस्टर्न यूरोप पर जो है वो सोवियत हेगमनी जो है स्थापित कर दिया। इन सब के बीच अमेरिका जो है इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा, क्योंकि अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से पैदा हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से जो है दूर भी नहीं रह सकता था। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट में जो है जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और पैसिफिक में जो है यूएस नवल बेस पर जो है हमले की पूरी योजना बना ली थी। और इसके बाद जब जापान ने जो है हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर निशाना बनाया, तब अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा
और इसके बाद जो है यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की हार और जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराने के साथ खत्म हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस ब्रीफ अकाउंट के बाद अब हम एक बार फिर जो है हेलमुथ और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। अब हम युद्ध के दौरान जो नाजी ने जुल्म किए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नाजी का जो है वर्ल्ड व्यू क्या था। तो नाजी ने जो अपराध किए वे एक खास तरह के बिलीफ और अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस से संबंधित थे। नाजी आइडियोलॉजी जो है वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू से मेल खाता था। इसके अनुसार सभी लोगों को बराबरी का हक नहीं था। उनके अनुसार एक रेशियल हायरार्की है जिसमें कुछ लोग बेहतर हैं और कुछ लोग कम हैं। इस नजरिए में नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं वो सबसे ऊपर और जो ज्यूज हैं वो सबसे निचली पायदान पर आते थे। ज्यूज को एंटी रेस यानी आर्यंस का जो है कट्टर दुश्मन माना जाता था। इसके अलावा जो अदर कलर्ड पीपुल थे उनको जर्मन आर्यंस और ज्यूज के बीच में रखा जाता था। हिटलर का जो ये सोच था यह चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन जो है वह एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट से प्लांट्स और एनिमल के क्रिएशन को एक्सप्लेन किया था। और बाद में जाकर हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वो एक आइडिया जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का इसको ऐड किया था। इस आइडिया के अनुसार वही स्पीसीज जो है अर्थ पर सरवाइव कर सकते थे जो कि एडेप्ट कर सके अपने आप को चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने जो है कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की वकालत नहीं की थी। उसने जो है इसे प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बताया था। हालांकि इस आइडिया को रेसिस्ट थिंकर और पॉलिटिशियन ने काफी यूज किया ताकि वे अपने इंपेरियल रूल को जो है जस्टिफाई कर सके। नाजी की जो आर्गुमेंट थी वो बहुत ही सिंपल थी। उसके अनुसार जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वो सरवाइव करेगी और जो वीक वन है उसको खत्म किया जाएगा। उसके अनुसार जो आर्यन रेस है वो सर्वश्रेष्ठ है और इसे जो है अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर डोमिनेट करना है। अगर हम हिटलर के आइडियोलॉजी के दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो वो लिविंग स्पेस से रिलेटेड थी। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है क्योंकि इससे जो है देश का एरिया भी बढ़ेगा और नए इलाके में जाकर बसने वालों को अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नजर में इस तरह से जर्मन नेशन के लिए रिसोर्स और बेहिसाब पावर जो है बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हिटलर जो है जर्मन बाउंड्रीज को और फैलाना चाहता था ईस्टवर्ड की तरफ ताकि वो सारे जर्मन को ज्योग्राफिकली जो है कंसंट्रेट कर सके एक प्लेस पर। और इसके लिए पोलैंड जो है वो पहला लेबोरेटरी बना एक्सपेरिमेंट के लिए और इसलिए उसने जो है पोलैंड पर हमला कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। तो पावर में आते ही नाजी ने अपने सपने को इम्प्लीमेंट करने की ओर कदम उठाए और उसका ड्रीम था कि वो एक ऐसा कम्युनिटी बनाए जिसमें प्योर जर्मन्स हो और इसके लिए वे फिजिकली जो है एलिमिनेट कर देना चाहते थे उन लोगों को जिनको वे अनडिजायरेबल समझते थे। नाजी जो है एक ऐसा सोसाइटी चाहते थे जिसमें प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो। सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस को ही डिजायरेबल समझा जाता था और अपने वंश को आगे बढ़ाने के योग्य माना जाता था और बाकी सबको अनडिजायरेबल माना जाता था। इसका मतलब ये भी था कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाजी जो है इम्प्योर या एबनॉर्मल मानते थे। और इसी में यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत
बाकी नाजी अफसरों के साथ साथ हेलमुथ के पिता ने भी ऐसे बहुत सारे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मेंटली और फिजिकली रूप से अनफिट मानते थे। अगर हम अनडिजायरेबल की बात करें तो इसमें जो है ज्यूज ही केवल नहीं थे, इसमें और भी कई लोग थे। बहुत सारे जिप्सीज और ब्लैक जो नाजी जर्मनी में रह रहे थे उन्हें रेशियली इंफीरियर माना जाता था, क्योंकि नाजी को यह लगता था कि ये लोग जो हैं वो बायोलॉजिकल प्यूरिटी जो होती है सुपीरियर आर्यन रेस की उसको संकट पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें जो है बाद में मार दिया गया। इसके अलावा रशियन और पोल्स के लोगों को भी सब ह्यूमन माना जाता था और उन्हें जो है मानवता के लिए अनडिजर्विंग माना जाता था। और इसलिए जब जर्मनी ने पोलैंड और रसिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो वहां के लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम करवाया और उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। अगर हम नाजी जर्मनी में बात करें कि सबसे बुरा हाल किसका हुआ तो वो जो है ज्यूज का हुआ। ज्यूज के प्रति नाजी की दुश्मनी का एक आधार ये था कि ज्यूज के प्रति ईसाई धर्म में मतलब क्रिश्चियन धर्म में मौजूदा परंपरागत घृणा भी थी। क्रिश्चियंस का आरोप था कि क्राइस्ट को जो है ज्यूज ने ही मारा है। इसके अलावा वे ज्यूज को ऐसा मनी लेंडर मानते थे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। मेडाइवल टाइम्स तक ज्यूज को जो है जमीन का मालिक बनने का अधिकार नहीं था, इसलिए ये लोग जो हैं मुख्य रूप से व्यापार और मनी का जो है वो उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे जो हैं बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो जो है कहा जाता था। बार बार जो है क्रिश्चियन उनका सफाया करते रहते थे, उनके खिलाफ बार बार जो है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की जाती थी और उन्हें जो है उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन उन्हें जो है बचने का एक रास्ता भी दिया हुआ था और वो था धर्म का परिवर्तन करना। इसका फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों ने जो है यह रास्ता भी अपनाया और अपना धर्म जो है परिवर्तन कर लिया और जर्मन कल्चर में ढल गए। लेकिन हिटलर की जो नफरत थी ज्यूज के लिए वो सूडो साइंटिफिक थ्योरी पर बेस्ड थी, मतलब झूठी जो साइंटिफिक थ्योरी थी उस पर बेस्ड थी, जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन से इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। हिटलर की नजर में इस समस्या का एक ही हल था और वो था ज्यूज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इस कारण 1933 से 1938 तक नाजी ने जो है ज्यूज को तरह तरह से आतंकित किया, उनके लाइवलीहुड के साधनों को खत्म कर दिया और उन्हें जो है शेष समाज से अलग थलग कर डाला और इसके चलते ज्यूज जो है वो देश छोड़कर जाने लगे और आगे जाकर 1939 से 45 के दूसरे दौर में ज्यूज को जो है कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो ये तो हमने देखा कि रेशियल स्टेट बनाने के लिए क्या क्या किया गया। अब हम बात करेंगे द रेशियल यूटोपिया की। तो युद्ध के साये में जो है नाजी अपने कातिलाना आइडियल वर्ल्ड बनाने में लग गए और जेनोसाइड और वार जो है एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए और इसका नतीजा यह देखने को मिला कि जब पोलैंड हार गई तो उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। पोलैंड का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का ज्यादातर जो हिस्सा है वो जर्मनी में मिला लिया गया और पोलैंड के लोगों को अपने घर और प्रॉपर्टीज को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया ताकि यूरोप में रहने वाले जर्मन्स को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को कैटल की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया जो कि डेस्टिनेशन था सारे अनडिजायरेबल का। इसके अलावा पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे उनको भी बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया ताकि सारे लोगों को इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली जो है उनको गुलाम बनाया जा सके।
लेकिन जो पोलैंड के बच्चे आर्यन जैसे लगते थे उनको माँ बाप से छीनकर रेस एक्सपर्ट के पास पहुंचा दिया जाता था। अगर वे रेस टेस्ट को पास कर जाते थे तो उन्हें जो है जर्मन परिवारों में पाला जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें जो है ऑर्फनेज में डाल दिया जाता था, जहां पर उनमें से ज्यादातर जो है मर जाते थे। इसके अलावा जनरल गवर्नमेंट में कुछ घेटोज और गैस चैम्बर भी थे जहां पर ज्यूज को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। तो ये तो हमने देखा कि जिन्हें अनडिजायरेबल समझा जाता था उनके साथ क्या होता था। अब हम देखेंगे स्टेप्स टू डेथ, मतलब मौत का सिलसिला कैसे चलता था। तो पहला स्टेज था एक्सक्लूजन का, जो कि 1933 से 1939 तक चला। इसके तहत अनडिजायरेबल को नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं था। इस स्टेज में न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935 लाया गया। इसके तहत जर्मन या उससे संबंधित रखने वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें ही जर्मन अंपायर का प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा जर्मन और ज्यूज के बीच जो शादी होती थी उस पर पाबंदी लगा दी गई, और एक्स्ट्रा मटेरियल जो रिलेशन होता था ज्यूज और जर्मन के बीच उसको क्राइम घोषित कर दिया गया। इसके अलावा ज्यूज द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अगर हम अदर लीगल मेजर की बात करें तो उसमें था ज्यूज बिजनेस का बहिष्कार करना, सरकारी सेवाओं से निकाल देना और उनकी संपत्ति को जबरदस्ती जब्त करना और बेच देना। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में ज्यूज की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, उन्हें लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, उनके प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। तो ये तो हमने देखा स्टेज 1 के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 के बारे में। तो सेकेंड स्टेज जो था वो था गेटोइजेशन का, जो कि 1940 से लेके 1944 तक चला। इसके अनुसार अनडिजायरेबल को जो है जर्मन के साथ रहने का अधिकार नहीं था। उनको आसानी से पहचानने के लिए सितंबर 1941 में सभी ज्यूज को हुक्म दिया गया कि वो जो है डेविड का येलो स्टार जो है अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। इसके अलावा यह आइडेंटिटी जो मार्क था वो उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी लगा दिया गया। जर्मनी में जो है उन्हें जेविस हाउस में रखा जाता था और ईस्ट में जो है उन्हें गेटोज में रखा जाता था, जैसे कि लोड्ज या वार्सो में। ये जो साइट्स होते थे ये काफी कष्टपूर्ण होते थे और गरीबी वाले होते थे। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरता था और घेटोज में दाखिला होने से पहले ज्यूज को जो है अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। और इन सब कारणों के कारण घेटोज में जो है कुछ समय बाद भूखमरी, गंदगी और बीमारियां जो है बहुत ही लार्ज स्केल पर देखने को मिली। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे स्टेज 3 की। स्टेज 3 जो था वो था एनिहिलेशन का, जिसका मतलब होता था सर्वनाश। यह जो है 1941 के बाद देखने को मिला। इस स्टेज में ज्यूज को जो है जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। इस स्टेज में जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप के जेविस हाउसेज, कंसंट्रेशन कैंप और घेटोज के जो ज्यूज होते थे उन्हें लाया जाता था डेथ फैक्ट्रीज में, और लाने के लिए उन्हें मालगाड़ियों का यूज किया जाता था। इसके बाद पोलैंड और अन्य ईस्ट के इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जिक, ऑस्विट्ज, सोबबीर, त्रेम्बलिंका, चेल्मनो और मायदानके में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। इस तरह से साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये तो हमने देखा कि इन 3 स्टेजेस के द्वारा कैसे ज्यूज को जो है खत्म किया गया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी। तो अब हम देखेंगे कि नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी। तो यूथ में जो है हिटलर की दिलचस्पी काफी थी।
उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी सोसाइटी की स्थापना के लिए बच्चों को जो है नाजी की आइडियोलॉजी जो है उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के अंदर और बाहर जो है दोनों जगह बच्चों पर पूरा कंट्रोल जरूरी था। तो चलिए देखते हैं कि नाजिज्म के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था। तो तमाम स्कूलों में जो है सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। मतलब जो टीचर ज्यूस थे या फिर पॉलिटिकली रिलायबल नहीं थे उनको जो है सबसे पहले तो नौकरी से हटा दिया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद बच्चों को जो है अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और ज्यूज के जो बच्चे हैं एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। आगे जाकर अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन जैसे कि ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप्ड और जिप्सीज जो हैं उनको स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। और फाइनली 1940s के दौरान तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को अच्छे जर्मन कहा जाता था उनको जो है नाजी के स्कूलिंग से गुजरना पड़ता था। यह आइडियोलॉजी की जो ट्रेनिंग थी यह बहुत ही लंबे समय तक चलती थी। इसके अलावा स्कूल के जो टेक्स्ट बुक थे उनको फिर से लिखा गया और रेस के बारे में नाजी आइडियाज को सही ठहराने के लिए रेशियल साइंस के नाम से एक नया सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस में शामिल किया गया। और तो और मैथ की क्लासेस में भी जो है ज्यूज की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। अगर हम बच्चों की बात करें तो उन्हें जो है सिखाया गया कि वे जो है वफादार और आज्ञाकारी बने, ज्यूज से जो है नफरत करे और हिटलर की जो है पूजा करे। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में स्पिरिट ऑफ वायलेंस मतलब कि हिंसा और आक्रामकता जो है उसकी भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग जो है वो चिल्ड्रन को आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बना देगी। तो इन सब के जरिए बच्चों पर खास तरह से ध्यान दिया जाता था। अगर हम यूथ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्हें जो है स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म से लैस करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को जो है जंग वोल्क में दाखिला करा दिया जाता था। जंग वोल्क जो है वो 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी यूथ ग्रुप था। इसके बाद 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को जो है वो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हिटलर यूथ था उसमें ज्वाइन करना पड़ता था, जहां पे उन्हें सिखाया जाता था कि वार को जो है वर्शिप करो, एग्रेशन और वायलेंस को जो है ग्लोरीफाई करो। इसके अलावा डेमोक्रेसी की निंदा करो और ज्यूज, कम्युनिस्ट, जिप्सीज और वो सभी लोग जिनको अनडिजायरेबल माना जाता है उनसे नफरत करो। इस तरह बहुत ही मुश्किल आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद जो है वे लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे जो कि लगभग 18 साल की उम्र में होता था। इसके बाद उन्हें जो है सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था। नाजी यूथ लीग जो है उसका गठन 1922 में हुआ था और 4 साल बाद उसे जो है हिटलर यूथ का नाम दिया गया और 1933 तक आते आते इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। यूथ मूवमेंट को जो है नाजी कंट्रोल के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले तो डिसॉल्व कर दिया गया और बाद में जो है उन पर बैन लगा दिया गया। तो ये तो हमने देखा कि नाजी ने जो है यूथ के साथ क्या किया। अब हम बात करेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मतलब मदरहुड में नाजी की क्या सोच थी। तो नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यही बताया जाता था कि वुमेन जो है वो बुनियादी तौर पर मेन से अलग होती है। उन्हें समझाया जाता था कि मेन और वुमेन के लिए जो इक्वल राइट का स्ट्रगल चल रहा है वो गलत है। यह जो है समाज को नष्ट कर देगा, मतलब सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को जो है एग्रेसिव, मैस्कुलिन और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना
और प्योर आर्यन ब्लड वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। रेस की प्यूरिटी बनाए रखने के लिए ज्यूज से दूर रहना, घर संभालना और बच्चों को नाजी वैल्यूज की शिक्षा देने का जो दायित्व है उन्हें ही सौंपा गया। तो उन्हें जो है आर्यन कल्चर और रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी को देखते हुए 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे इम्पोर्टेंट नागरिक जो है वो माँ है। लेकिन नाजी जर्मनी में सभी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था और जो औरतें जो है रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उन्हें अवार्ड दिया जाता था। इसके अलावा डिजायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करने वाली माताओं को जो है अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के जो टिकट होते थे उन्हें सस्ते मिलते थे। औरतों को इनकरेज करने के लिए ताकि वे ज्यादा बच्चे पैदा करें, इसके लिए ऑनर क्रॉसेस का अवार्ड दिया जाता था। जब वे 4 बच्चे पैदा करती थी तो उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था। वहीं 6 बच्चे पैदा करने के लिए सिल्वर और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए गोल्ड मिलता था। तो इस तरह से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए इनकरेज किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ जो आर्यन औरतें जो हैं प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट से डेविएट होती थी उन्हें पब्लिकली जो है कंडेम किया जाता था और सीवियरली पनिश किया जाता था। इसके अलावा जो औरतें जो हैं ज्यूज, पोल्स और रशियन के साथ कांटेक्ट जो है मेंटेन करती थी उन्हें गंजा करके, मुंह पर कालिक पोत कर और उनके गले में बोर्ड लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था और उनके गले में लटकी बोर्ड पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, मतलब खराब किया है। इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल भेजा गया बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। तो ये तो हमने देखा मदरहुड के बारे में नाजी की सोच को। अब हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, मतलब प्रचार की कला। तो नाजी रिजीम ने अपने द्वारा किए गए गलत कामों को छुपाने के लिए भाषा और मीडिया का बड़ी ही होशियारी के साथ इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द यूज किए वे न केवल भ्रम पैदा करने वाले थे बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाजी ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कभी भी किल और मर्डर जो वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने जो है मास किलिंग के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन जैसे टर्म का इस्तेमाल किया। यूथेनेसिया फॉर डिसेबल्ड, इसके अलावा सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन का यूज किया और इवैक्यूएशन का जो आशय था वो था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था और गैस चैम्बर जो है वो बाथरूम जैसे दिखाई देते थे और उसमें जो है नकली शोवर हेड लगे होते थे। तो इस तरह से रेजिम के लिए समर्थन हासिल करने और नाजी वर्ल्ड व्यू को फैलाने के लिए मीडिया का जो है बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाजी आइडियाज को फैलाने के लिए विजुअल इमेजेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन और लीफलेट मतलब पर्चे का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के जो दुश्मन होते थे उनकी रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था और उन्हें जो है शैतान के रूप में पेश किया जाता था। वहीं सोशलिस्ट और लिबरल्स को जो है कमजोर बताया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। इसके अलावा प्रोपेगेंडा फिल्म में जो है वो ज्यूज के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। इसी संदर्भ में एक फिल्म थी जिसका नाम था द इटर्नल ज्यू। इस फिल्म में जो है वो ज्यूज को एक खास तरह की छवि से पेश किया गया था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और चोगा पहने दिखाया जाता था।
जबकि वास्तव में जो है जर्मन ज्यूज और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय जो है वो एक दूसरे में काफी घुले मिले हुए थे। फिर भी उन्हें वर्मिन मतलब कि केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना जो है वो रोडेंट से की जाती थी। इस तरह से नाजिज्म ने जो है लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अनडिजायरेबल के प्रति केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से जो है नाजिज्म का जो है सामाजिक आधार पैदा हुआ। इसके बाद नाजी ने जो है आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को जो है सिर्फ नाजी ही हल कर सकता है। तो इस तरह से उसने प्रचार को जो है बहुत ही चालाकी के साथ इस्तेमाल किया और अपने द्वारा किए गए गलत कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पीपुल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अब हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि नाजिज्म के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो वर्ल्ड को नाजी के आंखों से देखा और उसके जो धुआंधार प्रचार थे उसके शिकार हो गए और वे जो है अपनी भावनाओं को नाजी के लैंग्वेज में बोलने लगे। इसी कारण जब किसी ज्यूज से आमना सामना हो जाता था उनका, तो उनके भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास उसको देख के हो जाता था। लोगों ने न केवल ज्यूज के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजिज्म जो है वो देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा और यही व्यवस्था जो है सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति जो है वो नाजी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस के रिप्रेशन और मौत की आशंका के बावजूद जो है नाजिज्म का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहा था और इन सब का जो है साक्षी बना हुआ था, क्योंकि लोग जो थे वो कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने और नाजिज्म का विरोध करने से डरते थे। वे जो हैं अपने दिल की बात कहने की बजाय आंखें फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। हालांकि पैस्टर निमोलर ने नाजिज्म का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाजी एम्पायर में जिस तरह से लोगों पर जो है जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की जनता जो है विरोध नहीं कर पाती है। जनता जो है वो एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है। तो ये तो हमने देखा कि आम लोगों का क्या सोचना था। अब हम बात करेंगे आम जनता में ज्यूज का और देखेंगे कि वे क्या सोचते थे। तो नाजी जर्मनी में ज्यूज क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। चार्लोट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में जो है उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वाले लोगों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम था थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स। उसने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह से खुद ज्यूज भी जो हैं अपने बारे में नाजी द्वारा फैलाई जा रही बातों पर यकीन करने लगे थे। यहाँ तक कि अपने सपने में भी उन्हें अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और जेविस जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाजी प्रेस में ज्यूज की जो छवियां मतलब कि इमेजेस और जो पिक्चर छपती थी, वे दिन रात ज्यूज का पीछा कर रही थी और यह जो है उनके सपने में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। और यही कारण है कि बहुत सारे जो ज्यूज थे वे गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिए। तो ये तो हमने लोगों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। तो चलिए अब हम होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां लेते हैं। तो नाजी तौर तरीकों की जानकारी नाजी एम्पायर के आखिरी सालों में बाहर आने लगी थी।
लेकिन वहां कितना खून खराबा या कितना उनके साथ गलत हुआ है, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जब युद्ध खत्म हुआ तो जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन ज्यूज भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो कि उन्होंने नाजी किलिंग में झेली थी। इन्हीं कत्ले आम को होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब कत्ले आम जो है अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों में एक घेटोज में रहने वाला एक आदमी जो है अपने साथी से कहा था कि वो युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वो दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाजी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। इसीलिए जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की एक चाह जो है वो घेटो और कैंपों में जीवन भोगने वाले लोगों में देखी जा सकती थी। उनमें से बहुत सारे लोगों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी और आर्काइव क्रिएट किया। वहीं दूसरी तरफ जब ये दिखाई देने लगा कि नाजी की हार अब तय है, तो नाजी लीडरशिप ने दफ्तरों में मौजूद अपने तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने लोगों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि एक तरफ बचाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बावजूद जो है होलोकॉस्ट की जो मेमोरी और हिस्ट्री है वो आज भी हम फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री, पोएट्री या म्यूजियम में जिंदा है। ये सारी चीजें जो हैं वो उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट है जिन्होंने उन दिनों में भी विरोध का साहस दिखाया। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने भी ये जुल्म ढाए हैं, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो कि खामोशी से सब कुछ देखते रहे। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए। वार्सा घेटो के निवासियों ने डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए और उन्हें जो है दूध के कैंस में रख दिया, लेकिन जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने जो है 1943 में तीनों कैंस को अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिए। ये कैंस जो है 1950 में लोगों के हाथ लगे और काफी कुछ पता चला। अब इस फिगर को देखिए। डेनमार्क ने अपने ज्यूज को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था और इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से, मतलब बोट में से, यह एक बोट है। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को मैंने काफी अच्छे से कवर करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन के आंसर जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video. God bless you.